गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए, वर्णों के प्रकार जैसे स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इनके बारे में मैंने विस्तार से पिछली वीडियोज़ में बताया है। आज की अपनी वीडियो का विषय है अयोगवायी वर्ण या वर्ण से संबंधित अन्य जानकारियाँ। आज अपन वर्णों से संबंधित अन्य जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है अयोगवायी वर्ण। कौन सा लिया है? अयोगवायी वर्ण। तो आप देखिए अयोगवायी वर्ण कौन से होते हैं। जैसे एह, यानी कौन सा? एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग दोनों किस में आते हैं? अयोगवायी वर्ण में आते हैं। क्योंकि देखिए, इनकी परिभाषा है कि हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार व विसर्ग ये दो ऐसी ध्वनियाँ हैं जिसका योग न तो स्वरों में होता है और न ही व्यंजनों में होता है। जैसा कि नाम से विदित है अयोगवायी। अयोग यानी योग, योग नहीं होना। अयोगवायी का मतलब योग नहीं, यानी किसी के साथ इनका योग नहीं होता। किसी के साथ, किन के साथ? यानी न तो स्वर के साथ इनका योग है, न तो स्वरों में इनको गिनते हैं, और न व्यंजन के साथ इनका, व्यंजनों के साथ इनका योग होता है। न तो ये स्वरों में आते हैं और न ही ये व्यंजनों में आते हैं। इसलिए इनका योग न स्वरों में है न व्यंजनों में है। इसलिए इसको नाम दिया गया है अयोगवायी, यानी नाम से विदित होता है अयोग। इनका योग नहीं है। किन के साथ? स्वर और व्यंजन दोनों के साथ, दोनों से अलग है, जैसे अनुस्वार और विसर्ग। इसलिए इनका योग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ न होने के कारण इनको क्या बोला है? अयोगवायी। तो आप ध्यान रखें कि अनुस्वार और विसर्ग दोनों अयोगवायी वर्ण हैं। क्यों हैं? क्योंकि न तो स्वरों के साथ इनकी गिनती होती है और न व्यंजनों के साथ इनकी गिनती होती है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए मानक और अमानक वर्ण। मानक वर्ण और अमानक वर्ण। मानक का मतलब मान्यता प्राप्त, अमानक का मतलब अमान्य। यानी बताया गया है कि हिंदी वर्णमाला में कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनको दो दो तरह से लिखा जाता है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको दो दो तरह से लिखा जाता है, लिखे जाने की परंपरा अपने रही है। इनमें जिस रूप को हिंदी मानक संस्था नई दिल्ली के द्वारा मान्यता दी गई है वो तो है मानक वर्ण, और जिसको मान्यता नहीं है, जो अभी प्रचलन में नहीं है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है और जो प्रचलन में नहीं है, वो कौन से हो गए? अमानक। और जो प्रचलन में है वो क्या हो गए? मानक वर्ण हो गए। तो आप देखें, जैसे झ, ये मानक वर्ण है और इसका प्रचलन नहीं रहा है, इसलिए ये अमानक है। तो हम लिखते वक्त ध्यान रखें, जब भी हम भाषा लिखें, शब्द लिखें, तो जिस शब्द में, भाषा में जहाँ झ की जरूरत है आप इसी रूप में लिखें, इस रूप में न लिखें। ध, ध को आपको इस रूप में लिखना है, इस रूप में नहीं लिखना है। ये मानक है, ये अमानक है। भय, भय को आपको इस रूप में लिखना है, न कि इस रूप में। कई लिखने में इस रूप में भी लिखते हैं, लेकिन ये अमानक वर्ण में आ गया है, ये प्रचलन में नहीं है। ए को आपको इस तरह लिखना है, इस तरह नहीं लिखना है। ख, ख को आपको इस रूप में लिखना है, इसमें नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें र अलग है, व अलग है, तो ये रव हो गया, जिसका मतलब होता है ध्वनि। ये रव हो गया, ख न होकर ये क्या हो गया? रव हो गया। इसलिए ध्यान रखें कि ये मानक वर्ण में आते हैं और ये अमानक वर्ण में आते हैं। जब भी हम शब्द लिखते हैं और इन वर्णों का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि किस वर्ण का किस रूप में इस्तेमाल करना है। इन वर्णों का इन रूप में इस्तेमाल नहीं करना है, इसी रूप में इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है। इसके बाद पिछली वीडियोज़ में हिंदी के मूल वर्ण हमने पढ़े, 11 स्वर पढ़े हैं और 33 व्यंजन पढ़े हैं। मूल वर्णों में हमने कुल 44 पढ़े, जिसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। आज अपन देखेंगे कि कुल वर्ण कितने होते हैं। तो 11 स्वर पिछले वीडियोज़ में आप पढ़ चुके हो, 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो भी मैंने बता दिए हैं कौन कौन से होते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं, जैसे अक्षय, त्रय, गे और श्रय, ये
4 संयुक्ताक्षर होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है। 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ये 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे हमने पिछले वीडियोज में उच्चारण के आधार पर जो वर्ण पढ़े थे, उसमें जो मूर्धन्य वर्ण पढ़े थे, ट, ठ, ड, ढ और ण, ये हमने किस में पढ़े थे? मूर्धन्य वर्णों में पढ़े थे। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा स्थान है, ये मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है। अब इनमें ये जो ड है और ढ है, इसके नीचे आप यदि बिंदु लगा दोगे तो इनका उच्चारण बदल जाएगा, इनका उच्चारण बदल जाएगा। जैसे ये है, इसका हम शब्द लिखते हैं लड़ाई, लड़ाई, लड़ना। अब देखिए इसका उच्चारण ये नासिकी वर्ण में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि कै वर्ग का पंचम वर्ण नासिकी में आता है, ये नासिकी में नहीं आएगा। लड़ना, लड़ाई, इसका उच्चारण अलग है। ठीक है। इसलिए इनको अब देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ड़ के स्थान पर हम यहाँ इसको ड़ नहीं बोल रहे, ड और ढ ये बोलते हैं, तो हमारी जो जीभ है वो मुर्दा को स्पर्श करती हुई अपने आप को फेंकती है, या फटाफट मूर्धन्य स्थान को छोड़ करके आगे अपने आप को फेंकती है। इसलिए उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना। तो जीभ क्या है कि मूर्धा स्थान से टकरा करके अपने आप को फेंकती है, कब? जब इन दोनों का उच्चारण करती है, इसलिए इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। इसके बाद में पहले अयोगवाही वर्ण के बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि अनुस्वार और विसर्ग दोनों किस में आते हैं? अयोगवाही वर्ण में आते हैं। ठीक है। तो इस तरह कुल वर्ण कितने हो गए? 52 हो गए। इसके बाद अपन देखेंगे द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन कौन से होते हैं? द्वितीय व्यंजन और संयुक्ताक्षर में एक जैसे से होते हैं, इनमें अंतर थोड़ा होता है तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए किसी भी शब्द में एक ही प्रकार का व्यंजन वर्ण लगातार 2 बार लिख दिया जाता है। क्या बताया? कि किसी भी शब्द में एक ही प्रकार का व्यंजन वर्ण, एक ही प्रकार का, जैसे च और च, क और क, ल और ल, द और द, ये एक ही प्रकार का है। तो एक ही प्रकार का व्यंजन वर्ण आगे 2 बार लिख दिया जाता है और उनके बीच में कोई स्वर नहीं होता है, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, क्योंकि क हलंत है, च हलंत है, ल हलंत है, द हलंत है, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है। तो एक बात तो ये होती है कि एक ही प्रकार का व्यंजन वर्ण 2 बार आए। दूसरी शर्त ये है, दूसरी बात ये है कि दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई स्वर न हो, तो उसको बोलते हैं द्वितीय व्यंजन। ठीक है। इसके बाद संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर देखो कौन से होते हैं? यदि किसी भी शब्द में अलग अलग प्रकार के 2 व्यंजन लगातार एक साथ लिख दिए जाते हैं। क्या बताया? यदि किसी भी शब्द में अलग अलग प्रकार के, इसमें मैंने क्या बताया कि एक ही प्रकार के व्यंजन वर्ण, और इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार के, संयुक्ताक्षर में क्या बता दिया कि अलग अलग प्रकार के 2 व्यंजन लगातार अलग अलग प्रकार के, जैसे स अलग है, ट अलग है, इसमें स अलग है, ट अलग है, इसमें स अलग है, ये अलग है, इसमें स अलग है, त अलग है, इसमें द अलग है, ये अलग है, अलग प्रकार के व्यंजन है। तो अलग प्रकार के व्यंजन को एक साथ लिख दिया जाता है और उनके बीच में भी कोई स्वर नहीं होता है, उनके बीच में भी कोई स्वर नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं संयुक्ताक्षर। उसको क्या बोलेंगे? संयुक्ताक्षर। तो द्वितीय व्यंजन और संयुक्ताक्षर में दोनों में ये अंतर है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए संगम या संहिता। संगम या संहिता कौन से वर्ण होते हैं? देखिए संगम का अर्थ क्या होता है? संगम का अर्थ होता है मेल। संगम का अर्थ होता है मेल। कुछ वर्णों का या कुछ शब्दों का मेल कुछ इस प्रकार होता है कि उसका प्रयोग प्रकरण के अनुसार किया जाता है। यदि प्रकरण का अनुसार नहीं किया जाएगा तो उसका अर्थ या भाव में अंतर आ जाएगा।
प्रकरण के अनुसार नहीं किया जाए तो उसके अर्थ या भाव में अंतर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने शब्द है घोड़ा गाड़ी। अब घोड़ा गाड़ी शब्द को कई जगह एक साथ लिखा जाता है और कई जगह दो जगह लिखा जाता है। ये चीज़ें निर्भर करती है प्रकरण पर। यदि बात कुछ ऐसी हो कि घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो हम जैसे ऐसे लिखते हैं कि वह घोड़ा गाड़ी खींचता है, वह घोड़ा गाड़ी खींचता है। तो यहाँ पर वह घोड़ा गाड़ी खींचता है। अब यहाँ हमने स्पेस दे दिया, घोड़ा गाड़ी में स्पेस नहीं आता, हमने ज़्यादा दे दिया। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि यहाँ वह जो शब्द है ये इस घोड़ा के लिए आ गया कि वह घोड़ा गाड़ी खींचता है। यदि हम ये स्पेस न दे करके दोनों को एक साथ लिख दें, दोनों को एक साथ लिख दें तो क्या हो जाएगा, वह घोड़ा गाड़ी खींचता है। तो यहाँ फिर वह शब्द का अर्थ हो जाएगा किसी आदमी के लिए कि कोई आदमी घोड़ा गाड़ी खींचता है। ठीक है। ऐसे जैसे नदी, नदी एक वाक्य हम बनाए कि नदी तट पर बहुत भीड़ थी, नदी तट पर बहुत भीड़ थी। तो नदी का अर्थ नदी है। यदि वाक्य है कि नदी तट पर बहुत भीड़ थी, नदी तट पर बहुत भीड़ थी, नदी तट पर बहुत भीड़ थी। यदि इस वाक्य को हम लिख दें नदी तट पर भीड़ थी, ऐसे लिख दें नदी तट पर भीड़ थी, तो यहाँ इस वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। जब तक इस शब्द को एक जगह करके नहीं लिखेंगे तब तक इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हाँ, इसको दो जगह लिख सकते हैं नदी, लेकिन वाक्य को दूसरे प्रकार का हो। जैसे वाक्य कुछ ऐसा हो कि बच्चों ने कहा मुझे एक भी चॉकलेट न दी, बच्चों ने कहा मुझे एक भी चॉकलेट न दी, वहाँ पर न और दी आ जाएगा। दूसरा एक आप शब्द देखिए शिरका और एक सिरका, यानी सिरका शब्द का अर्थ अलग होता है और सिरका अलग होता है। इसको एक जगह करके लिखें तो इसका अर्थ अलग है और दो जगह करके लिखेंगे तो इसका अर्थ अलग है। सिरका मतलब अपने शरीर का अंग जो सिर है उसके लिए जाएगा, और सिरका यहाँ एक भोजन का भाग है। एक जगह करके लिखो इसका अर्थ भोजन का भाग है, दो जगह करके लिखे तो इसका मतलब हो गया सिर, अपना जो सिर होता है उसके लिए यदि हम कुछ लिखें। तो इस प्रकार क्या है कि संगम या संहिता का मतलब होता है कि शब्द का प्रयोग हम प्रकरण के अनुसार करें। शब्दों का जो मेल होता है उनमें हम कम या ज़्यादा समय जो देते हैं उच्चारण में, उच्चारण करते समय कम या ज़्यादा हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं तो प्रकरण के अनुसार दें, प्रकरण के अनुसार दें, वरना उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।